हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मराठा। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक को शुरू करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में हम लोग अपनी चर्चा को आगे करें। तो हम लोग अपनी कल देखो क्या है, कल हमारा जब मैं क्लास ले रहा था तो अचानक क्या हुआ, जो जहाँ जिस चीज़ से मैं बनाता हूँ वीडियो वो क्या हो गया, बंद हो गया था अचानक। तो इस वजह से कल थोड़ा सा रह गया था जो कवर, बस उससे 2 ही 3 मिनट की वीडियो छूटी थी, तो वहीं से मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूँ। कल मैं आपको राजा राम पढ़ा रहा था लास्ट में, तो मैंने बताया था राजा राम के बारे में। मैंने आपको बताया कि जब क्या हुआ, जब संभाजी को जब कैद कर लिया गया और संभाजी का वध कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ मराठों के बाद, फिर क्या हुआ संभाजी के बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय साहू जी जो थे संभाजी के पुत्र वो बहुत छोटे थे, तो इस वजह से साहू जी मात्र 7 वर्ष के थे। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो मंत्री परिषद हैं या जो अष्ट प्रधान के लोग कह दो, जिनको शिवाजी ने बनाया था, उन्होंने क्या कर दिया, राजा राम को क्या बनाया, वहाँ का वो राजा बना दिया। ठीक है, शासक बना दिया। और राजा राम जो है 1789 ईस्वी में राजा बने। मैंने कल यहाँ भी बता दिया था। इसके बाद मैंने कहा कि राजा राम एक योग्य और साहसी व्यक्ति था, मगर उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं, बट फिर भी वो क्या है, मुगलों से जो मराठा प्रदेश है उनकी रक्षा करता रहा और आखिर तक वो लड़ता रहा। और वो ये भी कहता था कि वो अपने जीवन काल में कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। वो कहता था कि मैं संभाजी के पुत्र साहू जी का प्रतिनिधि के रूप में इस सिंहासन पर काम कर रहा हूँ, और जिस दिन साहू जी आ जाएंगे मैं उनको ये सिंहासन उनको त्याग दूंगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या है कि पूरी तरीके से कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा और उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। बट यहाँ पे बात ये हुई, जब 1700 ईस्वी में राजा राम की डेथ हो गई। कल मैं यहीं तक पढ़ाया था, शायद यहीं पे क्लास मेरी रुकी थी, तो यहीं से आगे फिर मैं बता दूं क्या होता है। 1700 ईस्वी में जब राजा राम की डेथ हो जाती है, तो राजा राम के डेथ के बाद क्या होता है, उनकी पत्नी यानी उनका जो पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, राजा राम का पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, वो क्या होता है, वो अभी 4 वर्ष का नाबालिग बेटा होता है। और उधर क्या होता है, बात यह होती है कि और कोई वंशज में और कोई था ही नहीं, तो क्या हुआ, उसी को शासक बना दिया जाता जो 4 वर्ष का होता। बट उस जो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, वो उसकी संरक्षिका के रूप में जो प्रशासन है उसमें निर्णायक भूमिका निभाने लगती और पूरी तरीके से कंट्रोल लेती और एक अच्छे प्रशासिका के रूप में अच्छा संचालन भी करती अपने जीवन काल में। जब तक साहू जी नहीं आए, 7 वर्षों का लंबा काल, एक 7 वर्षों के काल होता है, काफी समय होता है। उस पूरे शासन काल में उन्होंने कई मुगलों से कई मराठी प्रदेश भी जीत लिए, जैसे सिंगलगढ़ है, इस तरीके कई जो दुर्ग हैं उनको जीता और मराठों को सुरक्षित भी रखा। और भी औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक थे, मुगल शासक से। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, यहां पे एक घटना, एक मोड़ आता है मराठों के जीवन में। मोड़ ये आता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ होते ही उसका बड़ा पुत्र जो होता है बहादुर शाह, वो शासक बनता है। सम्राट अपने सारे भाइयों को मारकर वो शासक बन जाता है। और अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो 60 वर्ष का पहली बात तो होता है मुगल जो बहादुर शाह। बात ये होती है कि दोस्तों क्या है, उस समय मराठे शक्तिशाली हो रहे थे, और क्योंकि मराठे बार बार मुगल के क्षेत्रों पे हमला कर रहे थे और मुगलों से क्षेत्र जीत रहे थे और शक्तिशाली हो रहे थे। और बहादुर शाह खुद ही दक्कन से गया था, वो खुद ही दक्कन पे था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जब वो यहाँ से गया तो उसने एक कूटनीति बनाई कि अगर हमें अपने प्रशासन को कुछ समय के लिए सुदृढ़ रखना, क्योंकि उस समय षड्यंत्र चल रहे थे जो मुगल प्रशासन में, उस समय षड्यंत्र चल रहा था। तो उसने सोचा कि अगर हम मराठों को उनको आपसी भिड़वा दें, मतलब आपस में करवा दें, मतलब क्या करवा दें, इनको आपस में झगड़ा करवा दें, यानी साहू जी को इसने छोड़ने की एक नीति बनाई। इसने सोचा कि ये जब मैं साहू जी को छोड़ दूंगा तो ये मराठे जो हैं आपस में लड़ने लगेंगे उत्तराधिकार के लिए, कि ये हमारे पिताजी की गद्दी थी, वो कहेंगे हमारे पति की गद्दी थी, इस तरीके से लड़ने लगेंगे। और मैं तब तक क्या करूंगा, अपने प्रशासन को सुदृढ़ कर लूंगा और जिनसे मुझे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे मैं निपट लूंगा। और फिर जब ये मराठे लड़कर कमजोर हो जाएंगे तो फिर मराठों को मैं आराम से उनको जीत लूंगा। ये उसने नीति बनाई। और क्या हुआ, उसने साहू जी को 1707 ईस्वी में छोड़ दिया और कहा जाओ। सिर्फ साहू जी को छोड़ा, उनकी माता को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे भय था कि अगर कहीं मराठे साहू जी कहीं जीत गए तो फिर ऐसा ना हो कि साहू जी हमारे ऊपर हमला करें। तो इससे बढ़िया क्या है कि माता जी को अगर हम रखेंगे पास में तो ये हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा। येसुबाई नाम था उनका। तो इस तरीके से देखेंगे साहू जी को उसने छोड़ दिया। और साहू जी को जब छोड़ा तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि साहू जी जो थे वो संभाजी के पुत्र थे और राजा राम पहले ही कह चुका था कि मैं संभाजी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, अगर उनके पुत्र आएंगे तो मैं ये पद को त्याग कर दूंगा। और इसी को धारणा बनाकर साहू जी ने कहा कि अब मेरी गद्दी छोड़िए मेरे पापा जी की।
तो ताराबाई ने कहा कि नहीं, हमने इतने दिनों संरक्षिका के रूप में इतना हमने संघर्ष किया, हम कैसे गद्दी छोड़ दें। तो और अधिकतर सरदार भी साहू जी के पक्ष में ही थे, क्योंकि वो चाहते थे कि साहू जी राजा बने, क्योंकि साहू जी बालिग हो चुके थे, अच्छे खासे 25 वर्ष के नौजवान युवा हो चुके थे, और यहाँ पे ये अभी 5, 7, 11, 10, 11 साल का बालिग था। तो उन सरदारों को भी लग रहा था कि एक नेतृत्व, एक बेस्ट, एक योग्य नेतृत्व होना चाहिए, एक योग्य पुरुष होना चाहिए, ताकि क्या हो कि हम सब प्रशासन को या मराठा साम्राज्य को और विस्तार कर सके। तो इस वजह से जो अधिकतर जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ये सरदार थे, जो मराठा सरदार थे, वो साहू जी के पक्ष में मिले। और फिर क्या हुआ, फिर यहीं से साहू जी की भूमिका निर्णायक होती है। अब मैं आपको साहू जी के बारे में बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो हमको कल साहू जी के ही बात से ही शुरू करना था, साहू, ठीक है। साहू जी मैं लिख देता हूँ, साहू नाम है बट हम साहू जी कहेंगे। तो ये जो हैं, ये दोस्तों बनते हैं 1708 ईस्वी में और 1749 ईस्वी तक ये रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब ये मराठा प्रदेश में आते हैं तो इनका क्या होता है, ताराबाई जो इनकी कह सकते हैं इनकी चाची भी थी, ठीक है, ताराबाई से इनका संघर्ष होता है। ताराबाई से क्या हुआ, इनका संघर्ष क्या हुआ, इनका खेड़ा का युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध 1708 ईस्वी में, ठीक है, 1708 ईस्वी खेड़ा का युद्ध हुआ ताराबाई के साथ। ताराबाई के साथ, ठीक है, जिसमें ताराबाई पराजित हुई। इसी युद्ध के बाद, इसमें लिख लेना है, इसी युद्ध के बाद मराठा राज्य, इसी युद्ध के बाद मराठा लिखते चलना है साथ में मेरे, जो भी है, मराठा राज्य 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा 2 भाग में बटा, तो पहला, एक एक पॉइंट लिखना है मेरे साथ जो मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, उत्तर में सतारा राज्य, उत्तर में सतारा राज्य, उत्तर में सतारा राज्य जो शाहू के अधीन था, शाहू ही है, ठीक है, जो शाहू के अधीन था, और दूसरा क्या था, दक्षिण में कोल्हापुर दक्षिण में कोल्हापुर पर शिवाजी द्वितीय कौन था, राजाराम का पुत्र था, है ना, यानी ताराबाई का भी पुत्र था, शिवाजी द्वितीय, क्योंकि वहां का इसको शासक बनाया गया, शिवाजी द्वितीय के अधीन था, ठीक है। क्या हुआ, जब ये खेड़ा का युद्ध हुआ तो खेड़ा के युद्ध में जब ताराबाई हारी तो ताराबाई भागकर पहुंची दक्षिणी महाराष्ट्र है, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण में, उत्तरी महाराष्ट्र में सतारा क्या हुआ, सतारा किसके नियंत्रण में आ गया, तो साहू जी के, और ये भागकर कहां गई, दक्षिण में कोल्हापुर, और यहीं पे इन्होंने एक नया, मतलब यहीं से इन्होंने अपने पुत्र को कोल्हापुर में शासक बना दिया और संरक्षिका के रूप में ताराबाई वहां करने लगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, सतारा में अब पूरी तरीके से कह दें, ठीक है। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अब जब जीत गए तो फिर हुआ क्या। अब इसी में थोड़ा सा मैं और इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि ये जो दोनों राज्य हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं और लिखवा भी दूंगा, समझना है पहले
कि जब ये क्या हुआ, दोनों राज्य बट गए, तो फिर क्या हुआ, ये 1731 तक इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता चलती रही। एक दूसरे के क्षेत्र में इस तरीके थोड़ा बहुत हमला करते रहते थे, हस्तक्षेप करते रहते थे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में ये दोनों राज्य। फिर क्या हुआ, 1731 ईस्वी में शिवाजी साहू जी के ही शासनकाल में जो बालाजी विश्वनाथ हैं, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाते हुए, बालाजी विश्वनाथ नहीं, बालाजी बाजीराव कहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाते हुए क्या किया, 1731 ईस्वी में ये जो कोल्हापुर है और जो सतारा है उनसे एक संधि करवा ली, वरना की संधि जिसको बोलते हैं। वरना की संधि से हुआ ये कि दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करने की ठान ली, ठीक है, एक दूसरे के हस्तक्षेप में ना करी, और ये अपने अपने राज्य में स्वतंत्र तरीके से शासन करते रहेंगे। इस संधि के तहत ये हुआ था, ठीक है। तो लिख सकते हो वरना की संधि के तहत दोनों राज्यों के बीच, लिखो मैं बोल दे रहा हूं, वरना की संधि के तहत दोनों क्षेत्रों, दोनों क्षेत्र मतलब कोल्हापुर, ब्रैकेट में कर रहे कोल्हापुर एवं सतारा के मध्य, वरना की संधि के तहत दोनों क्षेत्रों के मध्य की प्रतिद्वंदिता, है ना, की प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई और दोनों ने एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया, ठीक है। प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई और दोनों ने एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका वैमनस्य खत्म हो गया और सतारा और जो साहू जी है उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है, तुम आराम से सतारा पे शासन करो, सॉरी कोल्हापुर में शासन करो, और यहाँ हमें परेशान मत करो, बस खाली हमें और अलग जगह कार्य करने दो। तो इस तरीके से ये होता है वरना की संधि, ठीक है। वरना की संधि लिख लिया होगा, पॉइंट मैंने बोल दिया है, वरना की संधि, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैंने पॉइंट बोल दिया, आपने लिख लिया होगा, आगे पॉइंट बना के लिखना था, ठीक है। वरना की संधि के तहत ये हो गया। फिर इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ फिर से साहू जी की बात पे। क्या हुआ फिर 1708 ईस्वी में, अब आगे पॉइंट लिखना है, 1708 ईस्वी में साहू जी का सतारा में राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। अरे यार ये कौन है, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 1708 ईस्वी में क्या हुआ, साहू जी का सतारा में राज्याभिषेक हुआ। पहली चीज तो ये लिख ली होगी, मैं ऊपर का पॉइंट मिटा रहा हूं ताकि मैं और बताऊं पॉइंट आपको, ठीक है। और क्या लिखना है इनके बारे में, साहू जी के, तो अभी आगे लिखते चलेंगे हम लोग थोड़ा सा। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाएंगे मेरे साथ, मैंने जैसा कि मेरा रहता है कि मैं आपको साथ में ही नोट्स बनवाता हूं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये रहता है कि जब आप साथ में नोट्स बनाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन रहता है क्लास में, क्योंकि आप खुद लिखते हैं तो आपका एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपके सेल्फ नोट्स होते हैं जो आप अच्छे से, आपने खुद लिखा है तो आप उनको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है पेपर के टाइम में ये नोट्स ही काम आते हैं जो खुद से सेल्फ नोट्स बनाए होते हैं, क्योंकि उनको आपने लिखा है तो आप चीज़ें को जल्दी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये मैंने इस तरीके से लिखा था ये चीज़ें, और समय कम लगता है। बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम अगर किसी बुक को या कोई पीडीएफ लेके बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट नोट्स ऐसी चीज़ होती है हमारे लिखने का एक, हमें अभ्यास भी करेगी, पहली चीज़ हमारी राइटिंग वाइटिंग भी सही रहेगी, हमेशा में लिखते रहेंगे, और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हम अच्छे से, हमारी इंप्रूवमेंट रहेगी, हम लिखते हैं जब हमारा तो कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, हम क्लास में एक्टिव रहते हैं, क्लास में सोते नहीं हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अरे चलो पीडीएफ मिल ही जाएगी बाद में पढ़ लेंगे, क्लास में मजे लेते हैं, तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से हर चीज़ को मैं लिखा के करा रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे मैंने क्या कहा, जहाँ पे पीडीएफ की जरूरत होगी मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। जैसे कि मैंने कहा था शिवाजी के शासन वाला, मैंने आपको वहाँ पे की पॉइंट लिखवाए थे, बट मैंने कहा था कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और मैंने बताया कि क्रैकर जीएस एकेडमी इसी चैनल के नाम से, टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसको सर्च करेंगे वहाँ पे तो आपको उसी चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे पीडीएफ देने वाली होगी मैं वहाँ दूंगा, क्योंकि बहुत सारा जब डिटेल होता है, मान लो कहानियाँ पढ़नी है तो कहानियाँ मैं अब वहाँ को लिखा नहीं पाऊंगा, बट की पॉइंट मैं लिखाता हूँ ताकि आप एक्टिव रहें, आपको समझ में आए, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और देखो नोट्स बनने के बाद ये होता है ना, एक फीलिंग आती है कि मेरे पास कुछ कंटेंट है जो मैंने खुद से तैयार किया है, मैं खुद से उसको पढ़ सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर क्या होता है, भविष्य में बहुत काम आते हैं, और वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सेल्फ नोट्स ही भविष्य में काम आते हैं, पीडीएफ भविष्य में काम बहुत कम आता है, वो पढ़े रहते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है।
क्योंकि हमें लगता है हम पढ़ लेंगे, यही करते करते सालों निकल जाते हैं, हम उसको एक बार भी पूरा रिवीजन ही नहीं कर पाते। ये रियलिटी है दोस्तों। मगर जो सेल्फ नोट्स होते हैं आप उसको खुद बनाते हैं तो आपको थोड़ा अनुभूति होती है कि नहीं इसको एक दो बार पढ़ें, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं सेल्फ नोट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, आपको भी ध्यान देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट इनके बारे में क्या लिखेंगे दोस्तों, इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक रायगढ़ और जिंजी यहां सब चल रहा था, इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, ये चीज पॉइंट हो गई। फिर एक और चीज इनके में इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक नए पद सेना करते बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना करते यानी सेना को ब्रैकेट में लिखना है, सेना को संगठित करने वाला ब्रैकेट क्लोज के नए पद सेना करते का सृजन किया जिस पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया, बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नियुक्त किया और बालाजी विश्वनाथ के काल से ही साहू जी के काल से ही जो पेशवा का पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। अब यहीं लिखेंगे, मैं आगे इसी में पॉइंट बढ़ा के लिखा देता हूं आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी बनी रहेगी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखना है कि इन्होंने सेना करते नाम एक नए पद का गठन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज याद रखना है कि राजा राम ने भी एक नए पद का गठन किया था, प्रतिनिधि, है ना, जो पेशवा से भी ऊपर होता था, जो राजा के बहुत करीब, मुगल जो मराठा राजा उनके बहुत करीब और पेशवा से ऊंचा पद था प्रतिनिधि, जिसका गठन किसने किया था, राजा राम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर एक नया पद, क्योंकि अष्टप्रधान वो तो पता ही है आपको, अष्टप्रधान तो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, शिवाजी की प्रशासनिक संरचना में एक 8 व्यक्तियों का, एक 8 अधिकारियों का एक समूह था, जिसको अष्टप्रधान बोलते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे राज्य के। वो हम लोग प्रशासन में कल हम जब अगली नेक्स्ट क्लास होगी जो क्या कहते हैं हिस्ट्री की, तब हम उस लोग मराठे का प्रशासन पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग सारी चीजें देखेंगे। बट यहाँ पे मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि सेना करते नामक पद का गठन किसने किया था। तो निम्नलिखित में से ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से सेना करते नामक पद का गठन किसने किया था, यह सृजन किसने किया था। आपको 4 राजाओं का नाम दिया होंगे, 2-3 तो मराठे ही दे देंगे क्योंकि जानते हैं कि मराठे में ही कंफ्यूजन करेंगे। तो आपको फिर याद रहना चाहिए कि साहू जी ने किया था। इसी तरह प्रतिनिधि नामक पद का सृजन किसने किया था। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, है ना, इनको इसीलिए मैंने अलग से लिखा है। अब हम लिखेंगे साहू जी ने 1713 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया, ठीक है। यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। यानी अब बालाजी विश्वनाथ के ही जो वंश के लोग होंगे, यानी इनका पुत्र है, इनके पुत्र के पुत्र के, उन्हीं को अब मिलेगा। यानी मैंने लिखा है साहू जी ने 1713 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। यहीं से पेशवा का पद, यानी साहू जी के शासनकाल से, यहीं से जब से, ठीक है, यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया,
ठीक है, तो याद रखना है पेशवा का पद किसके शासनकाल में वंशानुगत हुआ था, तो साहू जी के शासनकाल में। मराठा राजा कौन थे, साहू। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप फटाफट लिखिए, मैं और आगे चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो साहू जी के शासनकाल से संबंधित आपको पता ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है, लिख लिया होगा। मैं और आगे थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा समझाता हूं। देखो यहां पे सबसे मेन बात आपको मैं बता देता हूं अब कि साहू जी के शासनकाल में शुरुआत में साहू जी बहुत एक्टिव रहते हैं, बट इसके बाद थोड़ा ये एक्टिव कम हो जाते हैं और पेशवा यहां से बहुत निर्णायक भूमिका में आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देखेंगे बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की, जिसको दोस्तों दिल्ली की संधि का मतलब क्या है कि जब देखो क्या था कि ये बहादुर शाह जफर जब औरंगजेब की डेथ के बाद राजा बना, तो बहादुर शाह के क्या हुआ कि जो मुगल वंश है बहुत कम समय में राजा बदलने लगे, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जो वहां के मंत्री होते थे, जो वहां के सूबेदार होते थे, वो बहुत निर्णायक भूमिका में होने लगे और वो किंग मेकर के रूप में काम करने लगे। मुगल के जो दरबार के लोग थे उसी में थे सैयद अली बंधु, है ना, सैयद अली बंधु थे, तो सैयद बंधु अली, है ना, वो थे। तो उन्हों को क्या है कि उनको मदद चाहिए थी, मदद ये चाहिए थी कि उनका फर्रुखसियर से बैर हो गया और वो फर्रुखसियर को राजा हटाकर अपना प्रतिनिधि है रफीउद्दराज को राजा बनाना चाहते थे। और इसमें जो बालाजी विश्वनाथ बहुत भी चाहते थे कि मुगल जो दरबार के लोग हैं वो हमें अपने षड्यंत्र में शामिल करें, और उनको मौका भी मिल गया। बालाजी विश्वनाथ से सैयद बंधुओं ने क्या की, सहायता मांगी, और सहायता मांगी तो बालाजी विश्वनाथ ने एक संधि करवा ली 1719 में, दिल्ली की संधि, और कहा कि ठीक है हम फर्रुखसियर को हटवाने में आपकी मदद करेंगे और आप बस मेरे जो संधि के जो कुछ शर्तें हैं वो आप, जैसे कि येसुबाई थी इसी 1719 की संधि के तहत ही रिहा हुई थी। ठीक है, जो साहू जी की माता भी थी, ठीक है, जो साहू जी की माता भी थी येसुबाई इसी संधि के तहत रिहा भी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं इतिहास का। और दूसरी चीज, जैसे कि कुछ राज्य क्षेत्र जो मुगलों का अधीन थे मराठों के, वो छुड़वा लिए गए। बहुत सारी जो बातें हैं इनको हम जब मुगल पढ़ेंगे, जब मुगल काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, तब उसको हम लोग ऐड करके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता। और भी इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मुगलों के या जो मराठों के थे, जो मुगलों के अधीन थे, वो मुगलों से छीन लिए इन्होंने, बालाजी विश्वनाथ ने। इसके बाद इनका पुत्र आता है बाजीराव, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो दिल्ली में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। एक समय ऐसा होता है कि जो दिल्ली का राजा, जो क्या कहते हैं मुगल सम्राट होता है, वो दिल्ली पे जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सेनापति होते हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं मुगलों के, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनके डर से वो दिल्ली के दरबार में नहीं जाता। बट बाजीराव क्या करते हैं, अपने 500 घुड़सवारों के साथ उसको जाते हैं और उसका राज सिंहासन करवाते हैं और उसकी संरक्षिका के रूप में, कह सकते हैं उसके संरक्षक बन जाते हैं। वहां बनते नहीं है, कहते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है। इस तरीके से जो मराठे हैं मुगलों में भूमिका निभा रहे थे। बट एक क्या है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, उस युद्ध ने क्या कर दिया, मराठों को तोड़ दिया। ठीक है, हम लोग बाद में भी इसको पढ़ेंगे, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तब और डिटेल से चीज़ों को हम लोग करेंगे। तो जो मध्यकाल के अंतर्गत जो हम लोग क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं, वो इतना ही पढ़ते हैं, शाहू जी काल के काल तक पढ़ते हैं। पेशवा जो है या मराठा पेशवा जो है, उनका जो हम पढ़ते हैं, जब हम मुगल काल पढ़ते हैं या आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग लिंक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो मराठा साम्राज्य है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1717 में औरंगजेब की डेथ तक मैंने बताया था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों शाहजी, है ना, शिवाजी, संभाजी, फिर राजाराम, फिर मैंने आपको ताराबाई बताया था, फिर इसी में साहू जी बताया था, मैंने ये लिखे भी थे। फिर मैंने उधर आपको बताया था कि फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो मराठा पेशवाओं के अधीन मराठा पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो ये जो मराठा पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य है, इसको हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो इतिहास है, इतिहास ऐसा कोई डिविजनल सब ऐसा नहीं है कि इसको डिवीजन किया गया या ये डिवीजन नहीं, इसको सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने डिवीजन किया। ऐसा कोई पैमाना या ऐसे कोई मानक नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग तर्क देते हैं कि इसको यहाँ से मध्यकालीन भारत, यहाँ से इसको आधुनिक काल भारत, या इसको यहाँ से पूर्व मध्यकालीन भारत कहना चाहिए। बट ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी है, ये आज भी चली आ रही है और बहुत सारे तर्क वितर्क चलते रहते हैं इसके पीछे। बट डिवीजन करने का पीछे जो है, जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री,
तो ये डिवीजन ऐसा नहीं, इतिहास में कोई ब्रेक नहीं लगता है कि पता चला मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री था, उसका कुछ साल ब्रेक लग गया, इसके बाद कुछ चीजें घटनाएं घटी। नहीं, घटनाएं जो होती है वो क्रमबद्ध रूप से घटती रहती हैं, बट कुछ घटनाओं को हम आधार बनाकर क्या करते हैं, उसका हम लोग इतिहास का डिवीजन किया है। और ऐसा क्यों किया कि अध्ययन और अध्यापन के लिए, कि हम अपने पढ़ाने के तरीके में और अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा समझ सकें कि क्या किस तरीके से है, बस इसलिए। बहुत सारे इतिहासकार, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब मुगलों का जो मुसलमानों का आक्रमण होता है तभी से मध्यकाल की शुरुआत मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो 1712 में सिंध पर अरबों का हमला हुआ, इसके बाद अगर हम देखें तो महमूद गजनवी का हमला हुआ, वहीं से मध्यकाल की शुरुआत मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तर्क देते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1757 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, कुछ कहते हैं कि जब अंग्रेजों जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी थी तभी से आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी लगी हुई है। ठीक है, तो इनको हम लोग बाद में, कुछ इतिहासकार और भी कहते हैं पूर्व मध्यकाल को भी दोस्तों भारत में जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत में जोड़ते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग, अलग पैटर्न है, उसको हम लोग जब क्या करेंगे, कभी मेंस में डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको बात कर लेंगे। ठीक है, बट अभी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, बट समझाने का तरीका, मेरा एक मोटिव यही था कि आप समझें कि पढ़ने का एक तरीका होता है, किसी को हम किस चीज़ में लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम मध्यकालीन भारत जब हम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक हम मुगल साम्राज्य के जो 11 उत्तरवर्ती जो राजा हैं, उन शासक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो वहीं पे फिर हम क्या करेंगे, मराठों की भूमिका लिंक कर करके पढ़ते चलेंगे। और फिर हम जब 18वीं शताब्दी के भारत को देखेंगे, 18वीं शताब्दी के जब भारत को देखेंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग मैसूर पढ़ते हैं, बंगाल राज पढ़ते हैं, मराठा पढ़ते हैं, पंजाब पढ़ते हैं, कर्नाटक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अवध का राज्य पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं, तो उनको जब हम अध्ययन करेंगे तो वहीं पे तो फिर मराठा पेशवा आ जाएंगे। ठीक है, तो बात अब हमारी समझ में आ गई होगी आपको कि हम किस तरीके से आपको ले जाना चाह रहे हैं। चाहे तो मैं इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा दूं, बट वो बेनिफिशियर नहीं होगा आपके लिए। बेनिफिशियरी जब ही होगा जब हम उसको वहां पे ही पढ़ें जहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, मान लीजिए 3 मराठा युद्ध होते हैं, तो 3 मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो वहां हमको अंग्रेजों के साथ जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम मध्यकालीन भारत में अंग्रेजों को जोड़ के नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे उनसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको देखो बहुत डिटेल से चीज़ें करा रहा हूँ। चीज़ें डिटेल से कराने का मेरा मोटिव ही यही है कि आप चीज़ों को सीखें, आप चीज़ों को जानें, आपकी तार्किकता, आपकी बौद्धिकता, आपका ज्ञान, आपके उसमें विस्तार हो, संकुचित ना हो। चीज़ें संकुचित मत करिए, कुछ ही चीज़ में समेट मत लीजिए अपने आप को। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर बढ़ता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि का विकास जब होगा जब हम बुद्धि पर जोर देंगे, बुद्धि को जब हम तनाव देंगे, थोड़ा सा जोर देंगे, तभी वो फैलेगी। वरना हम उसको आराम में रखेंगे, रट रट के काम, तो वो जड़त्व की ओर चली जाती है। जड़त्व का मतलब है कि वो रिजिड होने लगती है, वो तार्किक नहीं होती, वो सोचती नहीं है। तो हमें सोचने पे मजबूर करना अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान का बढ़ाना है तो। और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको तार्किक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, आपको बुद्धिवादी होना जरूरी। बुद्धिवादी होने का जरूरी मतलब है आइंस्टीन के हम लोग वो पढ़ रहे नहीं, हमें हर चीज़ पर लॉजिक, हमको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की एक आदत डालनी चाहिए। एक आपको बुक रीडिंग की एक हैबिट डालनी चाहिए, ताकि क्या होगा, देखो शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरा एक मानना है कि शिक्षा जो है सिर्फ शिक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि हमें नौकरी करनी। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं लोगों के कल्याण में, और दूसरी चीज़ हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिक्षा में हम पता चल रहे हैं, हाँ हमें हमारी आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमारा आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। बट क्या हम सही में हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है? हम रट रट के हमने नौकरी तो चलो निकाल ली, उसको कर ली, क्या हमारा सही में बौद्धिक विकास हो रहा है? क्या हम समाज में 4 लोगों के सामने सही चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में एक है इस तरीके से? तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको लेना ही पड़ेगा इस तरीके से। दोस्तों इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो पढ़ने वाला अगर बच्चा, जो मान लो जो क्या कर रहे हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में है, अगर उसको इतिहास का ज्ञान नहीं है दोस्तों, मैं तो चलो जैसे कि आप लोग मान लीजिए हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, या जो मैं कहता हूँ जो दुनिया में कोई भी इंसान हो, हर किसी को अपने इतिहास की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि इतिहास ही वर्तमान का आधार होता है दोस्तों। जब तक हम इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, हम वर्तमान को सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको स्ट्रक्चर वे में, देखो मेरी इंग्लिश निकल नहीं रही मुझे, मतलब हम उसको सही तरीके रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एक तरीके से कह लो। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कहा भी था इसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें,
तो आपको याद रखना है कि दोस्तों मैं थोड़ा आपको इसी तरीके डिटेल में कहानियों के थ्रू ले जाऊंगा। जो लिखाने वाला पॉइंट होगा वो मैं लिखा दूंगा, जो समझाने वाला चीज़ होगा वो मैं समझाऊंगा, और जो पीडीएफ के थ्रू देने वाला होगा मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया होगा, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अगर आपको लगा है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ कल, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग हफ्ते में 3 दिन ज्योग्राफी करेंगे, हफ्ते में 3 दिन हिस्ट्री, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हिस्ट्री करेंगे। तो आज बुधवार था तो आज हिस्ट्री खत्म, लास्ट, आज वीक में लास्ट दिन है। और अब हम अगला इस फिर मंडे को हमारी क्लास हिस्ट्री में शुरू होगी, जिसमें हम लोग जो मराठा प्रशासन बचा है वो शुरू करेंगे। और कल जो हमारी क्लास होगी वो दोस्तों ज्योग्राफी की होगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भौगोलिक परिचय यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और अभी 3 क्लासेस हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो कल तक दोस्तों क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी की तीनों क्लास रिकॉर्डेड देख लेंगे। बहुत डिटेल से मैं करा रहा हूं, आप कल आके देख लीजिएगा। मेरी चैनल पे एक बार विजिट जरूर करिएगा, आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको चीजें बहुत क्लियरली समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं इस चीज का मैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।